दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और एक भयानक रात। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शेरबाज और साई लोकेट। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में शेरबाज के फोल्डर में मिल जाएगी। तो ये स्टोरी जो ऊपर दे रखी है हमने पढ़ चुके हैं। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम तुम्हारे साथी को मौत के घाट उतार देंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हमें तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर साकाल शेरबाज को शाही लॉकेट के बारे में बताने लगा। शाही लॉकेट की रूपरेखा का पूर्ण विवरण बताने के बाद, वह लॉकेट तुम्हें उसी कमरे में मिलेगा जिसमें तुम्हें अलमारी के नीचे लाश मिली थी। ठीक है, मैं उस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम्हें वह लॉकेट हर हालत में प्राप्त करना मिस्टर शेरबाज। मैं समझता हूँ, लेकिन लॉकेट मैं तुम तक पहुंचाऊंगा कैसे? 2 दिन बाद हम तुम्हें फिर फोन करेंगे। इतना कहने के पश्चात दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अतः शेरबाज ने भी रिसीवर कैडिल पर रख दिया। आखिर उस लॉकेट में ऐसी क्या खासियत है? कौन है ये लोग? उधर महामंत्री तोजा अपने बेटे थोमा को बता रहे थे। वह एक भयानक रात थी, लगभग 15 साल पहले, जब युवराज केवल 3 वर्ष के थे। कुछ बागियों ने मिलकर सत्ता हथियाने की साजिश की थी। साजिश का पता चलते ही मैं महाराज को खबर करने राजमहल में जा पहुंचा। महाराज को तोजा का प्रणाम। महामंत्री तोजा, तुम इतनी रात गए इस वक्त? महाराज, स्थिति बेहद नाजुक है। मुझे पता चला कि कुछ बागी आपकी और युवराज की हत्या कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। और फिर तो हम आपको फौरन उन बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लाचारी है महाराज। अभी मुझे यह पता नहीं लगा कि साजिश में कौन कौन शामिल है और उनका मुखिया कौन है। जैसे पता लगेगा मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाक हथियारों से लैस 4 स्यापों को अंदर दाखिल होते देख महाराज गुस्से से गरजे। कौन हो तुम लोग, और तो इस तरह अंदर आने की तुमने हिम्मत कैसे की? आपके दिन पूरे हो चुके हैं महाराज। कल सूर्य उगने से पहले जाम्बोद्वीप का शासन हमारे कब्जे में होगा। हा हा हा। खतरा भापते ही मैंने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन खबरदार महामती तोजा, ज्यादा वफादारी नहीं दिखाने की कोशिश मत करो और अपने हाथ ऊपर उठा लो। तुम लोगों के इरादे कभी पूरे नहीं होंगे गद्दारों। तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम सब आत्मसमर्पण कर दो। हा हा हा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तेज तोजा। इतना कहकर उस स्यापोस ने जैसे मुझ पर तलवार से वार किया। मैंने नीचे गिरते हुए न केवल उसके वार से अपने को बचाया, बल्कि धौएं, ओह, और फिर इससे पहले कि मेरे पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा बेजा फाड़ दे, बताओ किसने तुम्हें गद्दारी के लिए उकसाया? कौन है तुम्हारा मुखिया? लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने खुदकुशी कर लेना बेहतर समझा। ओह। उनके बिना कुछ बताए खुदकुशी कर लेने के कारण महाराज चिंतित हो उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ महामंत्री। अब गद्दारों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ महामहिम, ऐसा लगता गद्दारों की जड़ें काफी मजबूत है और आप पर मंडरा राख मौत का खतरा भी टला नहीं है। हमें अपनी नहीं, युवराज की चिंता है महामंत्री। जब तक युवराज जिंदा है गद्दारों की मुराद पूरी नहीं हो सकती। लेकिन वो नीच आपके साथ साथ युवराज को भी मार डालेंगे। तभी तो युवराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं महामंत्री। मेरे जीवित रहते आप और युवराज पर आंच नहीं आएगी महाराज। दुश्मनों की ताकत का सही अंदाजा लगाए बगैर हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महाराज, 24 घंटे के अंदर मैं एक एक गुप्त गद्दार के चेहरे से नकाब उतार कर आपके सामने पेश कर दूंगा। उठे हुए गद्दारों के सिरों को कुचल कर रख दूंगा। यह जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो। यहाँ की स्थिति हम संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले कि दुश्मनों का हमला फिर से हो, तुम युवराज और शाही लॉकेट को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ महामहिम? यह हमारा हुक्म है। तो जा, देर मत करो। जो आज्ञा महाराज। आखिरकार महाराज की आज्ञा के सामने मुझे झुकना ही पड़ा और मैं युवराज और शाही लॉकेट के साथ उसी वक्त राजमहल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया। फिर मैं सोचने लगा, युवराज को लेकर कहाँ जाऊं? कौन सी जगह युवराज और शाही लॉकेट सुरक्षित रहेंगे? तभी मुझे अपने भारतीय घनिष्ठ मित्र कर्नल शमशेर सिंह का ख्याल आया और
हाँ, शमशेर सिंह के पास ही चलना चाहिए। इस मुसीबत की घड़ी में वह मेरी मदद जरूर करेगा। यह निर्णय कर मैं तटीय भाग की ओर चल पड़ा। लगभग 1 घंटा पैदल यात्रा के बाद मैं समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां से मैंने एक मोटर बोट किराए पर ली और भारतीय समुद्री सीमा की ओर चल पड़ा। हे ईश्वर करे मैं भारतीय सीमा में सकुशल पहुंच जाऊं। लेकिन अभी हमारी मोटर बोट भारत की सीमा से कुछ मीलों के फासले पर ही थी कि मैंने दो अन्य मोटर बोटों को अपने पीछे आते देखा। और ये मोटर बोटें किस देश की हो सकती हैं और इनमें कौन लोग हो सकते हैं? अचानक कहीं दुश्मनों को युवराज और शाही लॉकेट के साथ मेरे फरार होने का पता तो नहीं चल गया है? इन बोटों में जरूर दुश्मन के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। खतरे का आभास होती ड्राइवर स्पीड बढ़ाओ। इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाने खतरनाक हो सकती है जनाब। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जितनी तेज चला सो चलाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो हुक्म जनाब। और ड्राइवर स्पीड बढ़ाता चला गया, परंतु भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। बचो जनाब, अब कुछ नहीं हो सकता। ओह! अचानक उठे उस जवार ने बोट को उलट दिया। फिर मैं युवराज को पीठ से चिपकाए तैरता हुआ एक और बढ़ने लगा। दिशा की अब मुझे कोई ज्ञान न था। काफी देर लहरों से जूझने के बाद एकाएक मैंने अपने आप को समुद्र तट पर पाया। ओ यह मैं कहाँ गया हूँ? पता नहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने में अब मुझे कितना वक्त लग जाए। तभी सुनो, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वह कहीं आसपास ही है। वो कम वक्तों ने युवराज के रोने की आवाज सुन ली है। अब वे किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। खतरा भाप में युवराज का मुंह दबाई पूरी ताकत से सामने फैले जंगल की ओर दौड़ पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर अब वे लोग मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तभी युवराज की स्थिति देख मैं अपनी बेवकूफी पर बौखला उठा। वो युवराज का शरीर निश्चल क्यों हो गया है? कहीं मैंने युवराज की जान तो नहीं ले ली? अगले पल शुक्र है भगवान का, युवराज जीवित है। शायद ज्यादा देर सांस रुक जाने के कारण बेहोश हो गया है। तभी सर शायद वे लोग मुझे ढूंढते हुए इसी ओर आ रहे हैं। और एक कदमों की आड़ सुन मैं सतर्क हो गया और युवराज को बाव में लिए दबे कदमों से आगे बढ़ गया। चलते चलते अचानक मेरी नजर दूर दिखाई दे रही रोशनी पर पड़ी। शायद वहां कोई शिकारी दल ठहरा हुआ है। अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो वे मेरी मदद जरूर करेंगे। अब मेरे कदम बड़ी तेजी से रोशनी वाली दिशा में उठने लगे। लगभग आधे घंटे बाद, खबरदार वहीं रुक जाओ वरना मार दिए जाओगे। नहीं, गोली मत चलाना, मैं एक मुसीबत का मारा हूँ। मदद की तलाश में भटकता हुआ यहाँ आ गया हूँ। कौन हो तुम? मैं भी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि तभी एक आदमी तंबू के अंदर से बाहर आते हुए बोला। क्या बात है रमाकांत? उस आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते मैं खुशी से चीख उठा। शमशेर सिंह, योर एक्सीलेंसी, आप यहाँ इस हाल में? वाह ईश्वर, कभी कभी तू भी कैसे चमत्कार दिखाता है। मैं ठगा सा शमशेर सिंह को निहार रहा था। मुझे स्तब्ध स्तब्ध मुझे स्तंभित सा हालत में खड़ा देख शमशेर सिंह बोला। आप खामोश क्यों योर एक्सीलेंसी? दिल से दिल को राह होती है शमशेर। मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था पर हालात ने मुझे इस जंगल में पहुंचा दिया और तुम मुझे यहीं मिल गए। आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दोस्त। मदद? यह सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ खड़े खड़े नहीं बता सकता शमशेर। ठीक, आप मेरे साथ आइए। कर्नल शमशेर सिंह मुझे अपने तंबू में ले गया तो मैंने उसे सब कुछ सविस्तार बताते हुए कहा। दोस्त, मैं चाहता हूँ जब तक खतरा नहीं टल जाता हमारे देश की अमानत तुम्हारी हिफाजत में रहे। आप फिक्र न करें योर एक्सीलेंसी। मैं अभी शमशेर सिंह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि तभी, होशियार, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन शमशेर सिंह उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी धाए धाए, ओह, लगता वे लोग यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ओह! और शमशेर सिंह झपट कर अपनी बंदूक उठाते हुए बोला। आप फिक्र न कीजिए योर एक्सीलेंसी, मेरे रहते वे बदमाश आपका और युवराज का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। नहीं शमशेर सिंह, समय बहुत कम है, मौके की नजाकत को समझो। इससे पहले कि वे हम तक ये पहुंचे तुम युवराज और शाही लॉकेट लेकर पिछले रास्ते से निकल जाओ। नहीं, ऐसी नाजुक हालत में मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलिए। अगर मैं भी आपके साथ चला गया तो वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
इसलिए मैं यहीं रुककर उन्हें रोकता हूँ, तुम निकल जाओ। लेकिन समय बर्बाद मत करो शमशेर, युवराज की जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। और फिर न चाहते हुए भी शमशेर युवराज और साई लॉकेट को लेकर तंबू के पिछले भाग से बाहर निकल गया। शमशेर जाते वक्त अपनी बंदूक और गोलियों की पेटी मुझे सौंप गया था, अतः मैंने फौरन मोर्चा संभाल लिया। लेकिन मैं अपने पीछे मंडरा रहे खतरे के प्रति असावधान था। सर, अचानक पर्दा चिरने की आट ने मुझे चौंकाया। ओह खतरा! मैं तेज से पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बंदूक फेंक दो महामंत्री, तो जा। ओह! मैं बंदूक फेंक कर हाथ उठाकर खड़ा हुआ ही था कि उसके पीछे दो स्यापोस और अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझे घेर लिया। आखिर तुम हमारे हाथ आ ही गए। ओह! बताओ युवराज कहाँ है? तुम मेरी जान ले सकते हो गद्दारों, पर युवराज का पता मालूम नहीं कर सकते। हम जानते तुम मुंह नहीं खोलोगे और हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे, पर तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि किसी को युवराज का पता बता सको। तुम नहीं जानते बेवकूफ कि मैं अपने दोस्त शमशेर सिंह को पहले ही सब कुछ बता और समझा चुका हूँ। तभी पिस्तौलधारी ने अपने साथी को आदेश दिया, इसकी दोनों टांगे काट दो। पिस्तौलधारी का आदेश मिलते ही खचाक! ओह! और फिर हाय! हा हा हा! अब यह पाइच यहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा और कभी किसी को युवराज के बारे में नहीं बता सकेगा। इतना कहकर पिस्तौलधारी अपने साथियों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के नर्सिंग होम में था। शमशेर सिंह को निकट बैठे देख मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। शमशेर, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? आपको यहाँ मैं लाया हूँ। तब शमशेर सिंह ने मुझे बताया, मैं ज्यादा दूर नहीं गया था और एक ऐसे स्थान पर छुपकर बैठ गया था जहां से खेमा साफ नजर आ रहा था। जब मैंने उन नकाबपोशों को जाते देखा तो वापस खेमे में पहुंच गया। फिर आपकी हालत देख फौरन आदिवासियों की मदद प्राप्त की और आपको यहाँ ले आया। मैं तुम्हारे से उपकार की कीमत कभी न चुका सकूंगा शमशेर सिंह। अब मुझ पर एक उपकार और करो। मुझे महाराज और जाम्बोद्वीप की राजनीतिक स्थिति की विस्तृत जानकारी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द मैं आपको आपके देश की स्थिति से अवगत कराऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद शमशेर सिंह ने मुझे बताया, आपके लिए खुशखबरी और एक्सीलेंसी, महाराज जीवित हैं और विद्रोह का दमन हो चुका है। अब आपके देश में पूर्ण शांति है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप स्वस्थ होते ही आप अपनी अमानत के साथ स्वदेश लौट सकेंगे। कहे तो आपकी खैरियत की खबर महाराज तक पहुंचा दूं? नहीं शमशेर, वहां के अंदरूनी हालातों के बारे में जाने बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। स्वस्थ होने के बाद पहले मैं वहां जाऊंगा, फिर महाराज के आदेशानुसार तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में 6 महीने का वक्त लगा। मेरे स्वस्थ होते ही शमशेर सिंह ने मेरे स्वदेश लौटने की व्यवस्था करने के पश्चात मुझसे कहा, यह जहाज कल सुबह आपको अपने देश की बंदरगाह पर पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं अपने देश की मान तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। उपयुक्त उपयुक्त स्थिति होने पर मैं अपना आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा। तब तक आपकी अमानत को मैं बड़ी हिफाजत से रखूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा शमशेर। तब शमशेर एक चाबी मेरे हवाले करता हुआ बोला, यह चाबी मेरी कोठी के पिछले गुप्त द्वार की है। जिस आदमी को आप भेजे पहचान के लिए उसे यह चाबी दे दें। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, अब तुम जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि युवराज की असलियत के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता न चलने पाए। और जब तक मेरी ओर से कोई पैगाम न आए, युवराज की परवरिश और लॉकेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आप निश्चिंत रहे। इतना कह शमशेर मेरे केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद जहाज रवाना हुआ और मैं सोच में डूब गया। मेरा कोई समाचार न पा महाराज बेहद दुखी व परेशान होंगे। युवराज को देखने के लिए उनकी आत्मा न जाने किस कदर तड़प रही होगी। एकाएक मुझे उनके सामने देख उनकी खुशी की सीमा न रहेगी। और इस तरह विचारों की मकस में मैं डूबा बिस्तर पर जा लेटा। कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ पता न चला। सुबह जहाज के कप्तान ने मुझे जगाकर कहा, आपकी नींद में खलल डालने का मुझे खेद है सर। इस समय हमारा जहाज जाम्बोद्वीप के बंदरगाह पर खड़ा है और मुझे यहीं उतरना है। मैं जानता हूँ कर्नल साहब, मैं मेरे मित्र हैं। आपको इस बंदरगाह पर उतारने और वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वे मुझे सौंप गए हैं। ओह,
कैप्टन की बात सुन शमशेर की दोस्ती पर मुझे और भी गर्व महसूस हुआ। सचमुच शमशेर जैसा जिम्मेदार दोस्त किस्मत वाले को ही मिलता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ। तभी कैप्टन मेरी सोचों को भंग करते हुए बोला, आप निश्चिंत रहे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा एक सहयोगी नीलहानी आपको टैक्सी तक पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। और फिर मिस्टर नीलानी मुझे टैक्सी में बिठाकर बोला, आपकी व्हीलचेयर पीछे डिक्की में है। यह टैक्सी ड्राइवर आपको आपके घर तक पहुंचा देगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर नीलानी। तब नीलानी मेरे धन्यवाद का उत्तर दे वापस चला गया। नीलानी के जाने के बाद, कहाँ जाना है साहब? राजमहल चलो। क्या? ड्राइवर मेरा आदेश सुन चौंका, लेकिन फिर कोई प्रश्न किए बगैर उसने टैक्सी दौड़ा दी। घंटे भर बाद मैं राजमहल के दीवान हॉल में था। मामंती तोजा, आप जीवित हैं? निस्संदेह। यह तो बहुत खुशी की बात है महामंत्री जी। महाराज को पता चलेगा तो उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो क्या महाराज बीमार है? लेकिन आपकी यह दशा, उन देशद्रोहियों ने तो मैं जीते जी ही मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। हाँ महामंत्री जी, महाराज को अपने खिलाफ उभरे विद्रोह का इतना दुख नहीं हुआ जितना युवराज और आपकी कोई खबर न मिलने से हुआ है। उनके होठों पर हर पल युवराज और आपका नाम रहता है। हम समझते हैं सेनापति जी, आप फौरन महाराज को हमारे पहुंचने की खबर दीजिए। हम फौरन उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन युवराज को आप कहाँ छोड़ाए? उन्हें देखने के लिए महाराज की आंखें तरस गई हैं। युवराज जहाँ भी है सुरक्षित है। ठीक है, मैं महाराज को सूचित करता हूँ। सेनापति द्वारा मेरे पहुंचने की खबर मिलते ही महाराज ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। महामंत्री तोजा का महामहिम को प्रणाम। आओ महामंत्री तोजा, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हमें विश्वास था कि एक न एक दिन तुम जरूर लौट कर आओगे। अपनी बात कहते कहते महाराज इस कदर भावुक हो उठे कि उनकी आंखें छलक उठी। लेकिन आपने अपनी क्या हालत बना रखी है महामहिम। बेटे की जुदाई और तुम्हारी गुमशुदगी ने मैं अंदर ही अंदर तोड़ डाला है महामंत्री। पता नहीं सांसों का सिलसिला कब टूट जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? अगर आदेश हो तो युवराज। ठहरो महामंत्री। मुझे रोकते हुए महाराज ने कक्ष में मौजूद राजकर्मियों को बाहर जाने का आदेश दिया। फिर एकांत होने पर धीमे स्वर में बोले, यह ठीक है महामंत्री कि हमने विद्रोह को कुचलने और विद्रोहियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, किंतु हम अभी तक यह नहीं जान पाए कि विद्रोहियों को विद्रोह करने के लिए उकसाने में किसका हाथ था। इसलिए हमारा यह समझ लेना कि हमने पूर्ण रूप से विद्रोहियों का खात्मा कर दिया है हमारी भूल होगी। ओह, भावनाओं में बहकर हम युवराज की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है महामहिम? अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद सत्ता का कार्यभार तुम संभालोगे, और जब तक युवराज बालिग न हो जाए तुम यह भेद किसी पर जाहिर नहीं करोगे कि युवराज और शाही लोकेट कहाँ है। लेकिन महाराज मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोले, इसी में युवराज और इस देश की भलाई है महामंत्री। जो हुक्म महाराज, मैं वचन देता हूँ युवराज के बालिक होने तक यह भेद मेरे सीने में दफन रहेगा। और फिर उसी दिन एक अध्यादेश जारी कर महाराज ने देश का कार्यभार मुझे सौंप दिया। इस तरह 15 वर्ष पुराना इतिहास समाप्त करते हुए महामंत्री तोजा भावुक स्वर में बोला। कुछ दिनों बाद महाराज स्वर्ग सिधार गए और मैं युवराज के हितों की रक्षा के लिए अपना दायित्व निभाता रहा। महाराज, जब आप यह दायित्व युवराज को सौंपना चाहते हैं क्योंकि वे बालिक हो चुके हुए हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? हाँ, सबसे बड़ी परेशानी उस दिन सामने आई जब हमारे पत्र के जवाब में शमशेर ने सख्त बीमारी के कारण युवराज को स्वयं यहाँ लाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह लिखा है कि वह युवराज और शाही लोकेट को हम तक पहुंचाने के लिए जल्दी कोई व्यवस्था कर देगा। ओह, लेकिन जब एक सप्ताह गुजर गया और शमशेर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अपने 2 वफादार आदमियों को वह चाबी देकर गुप्त रूप से भारत भेज दिया। फिर महामंत्री तोजा कर्नल शमशेर और यामा की हत्या के बारे में बताते हुए चिंतित स्वर में बोले, जो भेद पिछले 15 वर्षों में किसी पर जाहिर नहीं हुआ, आज उसे वे देशद्रोही जान चुके हैं जो इस देश का शासन हथियाने में पहले से विफल हो गए थे। और फिर तो युवराज की जान को सचमुच बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
नहीं, जब जब तक साई लॉकेट देश के दुश्मनों के हाथ नहीं लगता, युवराज सुरक्षित है। क्योंकि युवराज कहाँ है, यह बात वेद शमशेर ने लॉकेट में रख छोड़ा है। अपने पत्र में शमशेर ने यह बात स्पष्ट कर दी थी। वो तो क्या आप भी नहीं जानते कि युवराज कहाँ है? नहीं, लेकिन यह सत्य हमने अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। जी हाँ, मैं आज रात ही गुप्त रूप से हिंदुस्तान रवाना हो जाता हूँ। इससे पहले कि शाही लॉकेट गलत हाथों में पहुंचे, मुझे उसे हासिल करना है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस काम में रायगढ़ में मौजूद हमारा आदमी हामा तुम्हारी पूरी मदद करेगा। परंतु अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो तो तुम भारत सरकार की मदद भी प्राप्त कर सकते हो। फिर महामंत्री तोजा एक पत्थर थोमा की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह पत्थर बड़ी हिफाजत से रखना जी। कहते हुए थोमा ने वह पत्थर अपने पिता के हाथ से ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब वापस चलो। आदेश मिलते थोमा ने कार का रुख राजमहल जाने वाली सड़क की ओर कर दिया। उधर सफेद कार में चालक के बगल में बैठे व्यक्ति ने जैसे महामंत्री तोजा की कार को वापस राजमहल की ओर जाते देखा। हेलो हेलो ब्लैक ड्रैगन कॉलिंग, और रिपोर्ट ब्लैक ड्रैगन। महामंत्री तोजा वापस लौट रहे हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? और तुम तोजा के बेटे थोमा पर नजर रखो। उसकी एक एक गतिविधि की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। और एंड आउट। यस सर। कहने के साथ ही उस आदमी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या थॉमस शाही लॉकेट हासिल कर सका? देशद्रोहियों का मुखिया कौन था? क्या वह जाम्बोद्वीप की सतह हथियाने में कामयाब हो सका? तो दोस्तों, इसका फाइनल पार्ट है धरती के लाल। अगर कॉमिक्स आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में धरती के लाल में।